हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम समय समय पे आप लोगों से रूबरू होते रहते हैं और कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ आप लोगों के बीच शेयर करते रहते हैं। तो आज भी मैं एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के बीच शेयर करने के लिए आया हूँ। और आज की जो जानकारी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत क्या कहता है, जो प्रिंसिपल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है एंड प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन है, इस दोनों में डिफरेंस क्या है, आज हम इसकी को डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि अगर दो व्यक्ति के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो थर्ड पार्टी उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। सपोज कि अगर ए और बी व्यक्ति के बीच में, ए और बी के बीच में अगर किसी सामान को खरीदने बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लाजमी है राइट्स भी ए और बी का ही होगा और ऑब्लिगेशन भी ए और बी के पास ही होगा। तो उस कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित जो कुछ भी डिस्प्यूट होगा, जो कुछ भी झगड़े होंगे, उसमें ए और बी ही लायबल होंगे, ए और बी ही एक्शन ले सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी एक्शन नहीं ले सकता है। जैसे अगर हम बात करें कि सपोज करें कि हमें कोई सामान बेचना है, ठीक है, मैं किसी व्यक्ति से एक कॉन्ट्रैक्ट किया सामान बेचने के लिए, 10 दिन के बाद मुझे सामान बेचना था, 10 दिन के बाद। और अगर 10 दिन में हम वो सामान नहीं बेचेंगे तो लाजमी है मैं जिससे कॉन्ट्रैक्ट किया था, सामने वाले व्यक्ति का अधिकार है कि मेरे अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकते हैं। लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति मेरे अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पर्सन। ओके, नो वन कैन एलिजिबल टू फाइल अ सूट अगेंस्ट माई सेल्फ। तो ये प्रिविटी का सिद्धांत कहता है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत यही कहता है कि सूट वही फाइल करेगा जो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी है। और ऐसे भी अगर आप राइट इन पर्सनम जानते होंगे, राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सनम, तो राइट इन पर्सनम का सिद्धांत भी यही कहता है कि हम जिस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिस टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पे हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, केवल पार्टी उसी चीज के लिए जिम्मेदार होती है, उससे ज्यादा किसी चीज के लिए पार्टी जिम्मेदार नहीं होती है। ये राइट इन पर्सनम का सिद्धांत कहता है, जिसका मतलब होता है राइट अगेंस्ट पर्सन। तो राइट अगेंस्ट पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, अगर हम आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपका अधिकार मेरे अगेंस्ट में वही अधिकार होगा जिसके आधार पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई वायलेशन होगा, डेफिनेटली यू हैव राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट मी, और हमें उस केस में कंपेंसेशन देना पड़ेगा, आपका जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई हमें करनी पड़ेगी। ये राइट इन पर्सनम का सिद्धांत भी कहता है। तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल मतलब है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का यही सिद्धांत कहता है कि दो व्यक्ति के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा तो स्ट्रेंजर पार्टी है ना, जो स्ट्रेंजर है वो बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, उसको कोई रिमेडी नहीं दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक कोई कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड। XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने, XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने किसी व्यक्ति के साथ, मान लेते हैं मोहन नाम के व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कुछ सामान सप्लाई करने के लिए। लेकिन हुआ ऐसा कि XYZ कंपनी को क्या किया गया, टेक ओवर कर लिया गया किसी दूसरे कंपनी के द्वारा, ABC प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। अब टेक ओवर हो गया है XYZ का बिजनेस, और मोहन के साथ XYZ ने कॉन्ट्रैक्ट किया था सामान सप्लाई करने के लिए। तो बात यह है कि ऐसे केस में जो ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि टेक ओवर किया है बिजनेस XYZ का, क्या ABC प्राइवेट लिमिटेड मोहन को सामान देने के लिए क्या लायबल मानी जाएगी? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है नो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट XYZ के साथ हुआ था तो इसके लिए केवल XYZ प्राइवेट लिमिटेड जिम्मेदार मानी जाएगी, ABC जिम्मेदार नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में ABC स्ट्रेंजर हो गई। तो प्रिविटी का सिद्धांत यही कहता है कि जो भी स्ट्रेंजर होंगे वो स्ट्रेंजर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में लायबल नहीं होगा, न तो स्ट्रेंजर इंटरफेयर करेगा और न ही स्ट्रेंजर लायबल माना जाएगा। तो आई होप कि आपको स्ट्रेंजर ये चीजें प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया होगा। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन क्या कहता है, इसको थोड़ा सा आपको समझना है। इंडिया में जो लॉ है वो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं मानता है। ओके, यानी कि स्ट्रेंजर नेवर कैन बी इंटरफेयर एंड स्ट्रेंजर कैन नॉट टेक एनी एक्शन अंडर द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट इन केस ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, ओके, इवन ए स्ट्रेंजर कैन फाइल अ सूट एंड द रिमेडी कैन बी ग्रांटेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ द बेनिफिशियरी। तो प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का सिद्धांत क्या कहता है? प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का यह सिद्धांत कहता है कि प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन वैलिड है, लेकिन प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है, क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का सिद्धांत ऐसा है, मैं एक एग्जांपल कोट कर रहा हूं, उसके बाद आपको आसानी से ये चीजें समझ में आ जाएगी।
सपोज कीजिए कि राम नाम के व्यक्ति ने क्या किया, किसी सोहन व्यक्ति से एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना। सोहन व्यक्ति को मान लेते हैं कि अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है। राम ने अपना प्रॉपर्टी सोहन को ट्रांसफर किया, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया गया है उसमें एक कंडीशन था कि सोहन को हर महीने, ठीक है, हर महीने रोहन को कुछ पैसे देने थे। अगेन मैं बता रहा हूं, राम सोहन को अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया, मान लेते वसीयत कर दिया राम ने, सारा का सारा प्रॉपर्टी वसीयत करके किसको दे दिया, सोहन को दे दिया। लेकिन उस वसीयत करते समय एक कंडीशन थी, उसमें क्या कंडीशन थी कि हर महीने कुछ अमाउंट, मान लेते हैं ₹1000, हर महीने ₹1000 सोहन क्या करेगा, रोहन को देगा। क्योंकि जब राम ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया था तो राम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते समय एक कंडीशन डाला था कि भाई हम प्रॉपर्टी तो दे रहे हैं तुमको, लेकिन हर महीने तुम क्या करोगे, रोहन को 1000 रुपये दोगे। इस आधार पे सोहन को भी प्रॉपर्टी लेना था, तो राम के हर बात में हामी भरा और राम के बातों से सहमत होकर के क्या किया, उसने इस चीजों को एक्सेप्ट कर लिया। जब तक राम जिंदा थे तब तक तो सोहन ने रोहन को हर महीने 1000 रुपया दिया, लेकिन कुछ समय के बाद जब राम का देहांत हो गया, जब राम की डेथ हो गई, तो सोहन ने रोहन को पैसे देने से मना कर दिया कि अब हम तुमको पैसे नहीं देंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 25 कहता है कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। थोड़ा सा समझना है यहाँ पे, रोहन को पैसा सोहन अब नहीं दे रहा है। सोहन का ये कहना है कि क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है, हम तुमको पैसा क्यों दे, हम तुमको पैसा क्यों दे। यानी कि सोहन ने कहा कि हम रोहन को क्यों पैसा दें, क्योंकि रोहन के साइड से सोहन को तो कुछ मिल नहीं रहा है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखे बात, कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भले ही आज कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन पास्ट में ये जो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट किए गए हैं राम के द्वारा, राम और सोहन के बीच में, तो राम जो कंसिडरेशन के रूप में प्रॉपर्टी ट्रांसफर सोहन को किया है वो कंसिडरेशन ही तो है। तो पास्ट में भी अगर कंसिडरेशन रिसीव किया गया सोहन के लिए, तो जिस कंडीशन पे रिसीव किया गया उस कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। तो इस केस में फैसला क्या आया, फैसला ये आया कि सोहन को हर महीने रोहन को 1000 रुपये देने पड़ेंगे। यानी प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन के केस में एक चीजें वैलिड हो जाती है, क्योंकि इसमें पास्ट कंसिडरेशन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था। लेकिन अगर मैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट वैलिड इन इंडिया। ओके, भारत में जो लॉ का प्रैक्टिस है उसमें प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना गया है। कोई भी ऐसे व्यक्ति जो स्ट्रेंजर है, पार्टी है ना, तो स्ट्रेंजर पार्टी कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी नहीं हो सकता है। लेकिन प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन की अगर मैं बात करता हूं, तो ध्यान रखे बात, वैसे केस में यह एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा और उस केस में व्यक्ति लायबल माने जाएंगे। जो भी उसका कमिटमेंट है उसको पूरा करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन के केस में हमें कंपेंसेशन ग्रांट किया जा सकता है, हम कोर्ट मूव कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन वैलिड नहीं है, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन वैलिड है ना, जबकि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आगे आने वाले अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं। मैं समय समय पे आपसे रूबरू होता रहूँगा और इस तरह से छोटी मोटी जानकारियाँ आपके बीच में शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।